दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके दो नाम हैं। एक नाम है इंग्लिश में, जो पूरी दुनिया वाले उस देश को कहते हैं, और दूसरा नाम होता है उस देश की अपनी भाषा में या कोई लोकल भाषा में। फॉर एग्जाम्पल, जर्मनी को हम और पूरी दुनिया जर्मनी कहते हैं, बट जर्मनी के अंदर उसका नाम है डॉइचलैंड। सिमिलरली चाइना को दुनिया वाले चाइना कहते हैं, और चाइना के अंदर उसका नाम है चुंगक्वो। वैसे ही हमारे देश को पूरे दुनिया वाले इंडिया कहते हैं, पर हमारे देश में इसको इंडिया के साथ साथ भारत भी कहा जाता है। अब ये भारत नाम कहां से आया? बहुत कमाल की बात है कि ये नाम भी भारत की मिलिट्री हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। एक युद्ध हुआ था जिसको कहा जाता है कि भारतीय प्राचीन इतिहास का सबसे पहला युद्ध था, और उसी युद्ध से जुड़ी हुई बातों की वजह से आज हमारे देश का नाम भारत है। कहानी शुरू होती है भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथों से, जिनको हम वेद कहते हैं। वेदों में ज्यादातर धर्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी और पूजा पाठ के बारे में लिखा है, और कुल मिला के हमारे पास 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन सारे ग्रंथों में सबसे पहला और सबसे पुराना है ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हैं जो आज भी हिंदू रिलीजन में किसी न किसी तरह से यूज की जाती हैं, और इनफैक्ट गायत्री मंत्र, जिसको भारत में इतने सारे लोग डेली बेसिस पे कहते हैं, ये मंत्र भी ऋग्वेद से लिया गया है। अब देखिए, ये बात सब जानते हैं कि ऋग्वेद बहुत पुराना है, बट एग्जैक्टली कितना पुराना है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ऋग्वेद एक बार में बैठ के नहीं लिखा गया था। ये माना जाता है कि दशकों में या फिर सेंचुरीज में इस वेद को पूरी तरह से कंपाइल किया गया था। इसीलिए ऋग्वेद की एग्जैक्ट डेट क्या है ये बताना बहुत मुश्किल है, बट स्कॉलर्स ने इसके बारे में कुछ गेसेस किए हैं, कुछ एजुकेटेड गेसेस, और ये माना जाता है कि ऋग्वेद डेफिनेटली ब्रॉन्ज एज में लिखा गया है, क्योंकि ऋग्वेद में कहीं पे भी लोहे का जिक्र नहीं है। ये ब्रॉन्ज एज चली थी 3300 बीसी से लेके 1200 बीसी तक, तो ऋग्वेद इसी के बीच में कहीं लिखा गया है, और ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये 2000 बीसी के पहले लिखा गया है। अगर आप आज से कैलकुलेट करें तो ये वेद लगभग 4000 साल पुराना है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि भारत के नाम के डिस्कशन में मैं ऋग्वेद की बात क्यों कर रहा हूँ। इसका कारण ये है कि हालांकि ऋग्वेद के अंदर पॉलिटिकल हिस्ट्री या मिलिट्री हिस्ट्री की बात नहीं की गई है, पर फिर भी इसके अंदर एक ऐसे युद्ध की बात की गई है जिसको ऐसा कहा जाता है कि ये एक्चुअली हुआ था, ये एक एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट था, और ये युद्ध था 10 राजाओं का युद्ध, जिसको हम कहते हैं द बैटल ऑफ 10 किंग्स। ये लड़ाई हुई थी रावी के तट पे, और इस लड़ाई में एक तरफ थे 10 ट्राइब्स, मतलब 10 ट्राइब्स ने मिलके एक कॉन्फेडरेशन, एक ग्रुप बना लिया था, वो एक साइड पे थे, और दूसरे साइड पे थे राजा सुदास, और ये जिस ट्राइब के थे उसको कहा जाता है भरत ट्राइब। ये जो 10 ट्राइब्स थी, इनको लेके आज के हिस्टोरियन से मानते हैं कि अगर आप आज का मैप देखें तो इसमें पंजाब का बहुत सारा एरिया आता है और पाकिस्तान का। दूसरी तरफ जो भरत ट्राइब था उसमें हरियाणा का बहुत सारा हिस्सा आता है। अब ये लड़ाई हुई क्यों, इसके बारे में भी हमको एग्जैक्टली नहीं पता, पर इससे रिलेटेड 2 मेन थ्योरीज हैं। पहला कारण ये माना जाता है कि राजा सुदास अपने एम्पायर की बाउंड्रीज बड़ी करने की कोशिश कर रहे थे, एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके आसपास की ट्राइब्स को प्रॉब्लम थी। इसीलिए उन्होंने एक साथ मिलकर राजा सुदास का सामना करने का फैसला किया। दूसरा रीजन ये माना जाता है कि पहले इस पूरे भरत ट्राइब के और राजा सुदास के जो सबसे बड़े पंडित थे, उनका नाम था ऋषि विश्वामित्र। अब किसी कारण से राजा ने विश्वामित्र को उस राज पुरोहित की पोजीशन से हटा दिया, और उनकी जगह पे वो लेके आ गए ऋषि वशिष्ठ को। इस बात से विश्वामित्र बहुत नाराज हुए, और इसीलिए फिर उन्होंने इन 10 ट्राइब्स को इकट्ठा किया, और इन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि अब वो राजा सुदास पे हमला करेंगे। तो हालांकि राजा सुदास के सामने 10 ट्राइब्स थी, बट फिर भी ऐसा कहा जाता है कि इस लड़ाई में राजा सुदास की जीत हुई, और इसके 2 मेन रीजन कहे जाते हैं। पहला रीजन तो ये कि राजा सुदास और उनके ऋषि वशिष्ठ ने मिलकर एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई थी, और इनकी एबल मिलिट्री लीडरशिप की वजह से यहां पे उनकी जीत हुई। और दूसरा रीजन ये माना जाता है कि राजा सुदास के पास कुछ ऐसे हथियार, कुछ ऐसे वेपन्स थे जो सामने वाली साइड के पास नहीं थे। जैसे मैंने बताया कि ऐसा माना जाता है कि ये भरत ट्राइब जो थी वो हरियाणा के रीजन में थी, और हरियाणा में कॉपर की बहुत सारी माइंस मिली है। इनफैक्ट आज भी भारत की सबसे बड़ी जो कॉपर की खदान है वो खेतरी नाम की जगह पे है, जो हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के एरिया में जब खुदाई भी की गई है तो बहुत सारी ऐसी प्राचीन चीजें मिली हैं जो देखने में हथियार की तरह लगती हैं, और उसमें ऐसा माना जाता है कि कुछ कॉपर की चीजें हैं जो हो सकता है कि इस बैटल ऑफ 10 किंग्स में यूज की गई थी, जिसकी वजह से राजा सुदास की इसमें जीत हुई थी। इस लड़ाई में जीत के बाद राजा सुदास ने यमुना के पास एक और लड़ाई की, और वहां पे भी उनकी जीत हुई, और इसके बाद इस पूरे एरिया में
राजा सुदास का दबदबा हो गया। तो जो भरत ट्राइब थी ये पूरी जगह पे डोमिनेट करने लगी। अब अगर आज के मैप पे हम देखें तो इनके कंट्रोल में अब आ गया था पूरा पंजाब का एरिया, पूरा हरियाणा, कुछ हिमाचल प्रदेश, कुछ ऊपर का राजस्थान, थोड़ा सा वेस्टर्न यूपी और ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान। ये पूरा एरिया अब इनके कंट्रोल में आ गया था। ऋग्वेद के अंदर राजा सुदास और वशिष्ठ जी की बहुत तारीफ की गई है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि इन दोनों का बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था ऋग्वेद को कंप्लीट करवाने में। अब एक कहावत है कि हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, यानी विजेता ही इतिहास रचते हैं। पर यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऋग्वेद के अंदर वशिष्ठ जी के श्लोक तो हैं ही, पर उसके साथ साथ विश्वामित्र जी के भी श्लोक हैं। यानी इस ग्रंथ में विश्वामित्र जी का भी एक्नॉलेजमेंट हुआ है। इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि ये जो पूरी भरत ट्राइब थी ये बहुत टॉलरेंट थी, अपने दुश्मनों के भी विचारों को उन्होंने इस बुक में लिखा है। और इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि आज भी पूरी दुनिया में भारत एक रिलीजियस लेवल पे और कल्चरल लेवल पे बहुत ही टॉलरेंट देश है। यहाँ पे बहुत सहिष्णुता है। ये जो पूरा एरिया था जहां पे भरत राज्य के लोगों का निवास था उसको भारतवर्ष कहते थे और वहीं से फिर ये नाम पड़ गया भारत। वेदों के बाद भारत के और जो बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स हैं उसमें भी एक कंट्री का जिक्र किया गया है जिसके नॉर्दर्न साइड पे यानी उत्तरी साइड पे बर्फीले पहाड़ हैं और दक्षिणी हिस्से पे एक बड़ा समुद्र है। तो अगर आप आज के मैप को देखें तो ऐसा लगता है कि जो ऊपर जो पहाड़ों की बात हो रही है वो हिमालय है शायद, और नीचे जो समुद्र की बात हो रही है वो शायद अरब सागर है। तो इसीलिए इन दोनों ज्योग्राफिकल फीचर्स यानी ऊपर पहाड़ और नीचे समुद्र के बीच में जो कंट्री है उसका नाम भारतम कहा गया है और इसी वजह से इस पूरे एरिया का नाम भारत पड़ गया। इस 10 राजाओं के युद्ध में जीत पाने के बाद ऐसा माना जाता है कि राजा सुदास ने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया। ये उस जमाने की एक बहुत ही बड़ी पूजा होती थी जिसमें आसपास के राज्य के सब लोग वहां पे आते थे, वहां यज्ञ होता था और उसके बाद एक रॉयल घोड़ा लेते थे और उसको छोड़ते थे। अब वो घोड़ा जहां जहां भी जाएगा, जिस जिस एरिया में भी जाएगा, वो सारा एरिया अब राजा के कंट्रोल में होगा। अगर किसी भी व्यक्ति को इस बात से आपत्ति है तो वो उस घोड़े को पकड़ सकता है और फिर राजा अपनी सेना भेजेगा और उनसे युद्ध करेगा। अगर उस युद्ध में जीत हो गई राजा की तो वो एरिया भी अब राजा के राज्य में आ जाएगा। इस तरह से इस यज्ञ के बाद एक राजा के पास अपने आसपास के एरियाज का भी कंट्रोल आता था और इसी वजह से इस राजा को चक्रवर्ती कहते थे। यानी आप समझ सकते हैं कि एक पहिए की तरह इनका राज कहीं भी जा सकता है। और इसीलिए आप नोटिस करना कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आपको ये पहिया, ये जो व्हील का जो शेप है, आपको बार बार नजर आएगा। चाहे आप एंशिएंट मौर्यन एम्पायर के सिंबल्स देख लें, चाहे आप बुद्धिस्ट सिंबल्स देख लें, और इनफैक्ट आज भी भारत का जो झंडा है तिरंगा, उसमें भी आपको बीच में वो चक्र नजर आएगा। तो चक्र का भारत के इतिहास में और भारत के कल्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बैटल ऑफ 10 किंग्स में जो ट्राइब्स हारी थी उसमें से कुछ ट्राइब्स तो इसी एरिया में रह गई और भरत अंपायर में ही मिल गई, बट कुछ ट्राइब्स ऐसी थी जो और वेस्ट की तरफ गई। इस ट्राइब के बारे में माना जाता है कि ये लोग वेस्टर्न और नॉर्दर्न हिस्से में गए थे और आज जहां पे अफगानिस्तान है वहां पे ये ट्राइब रहने लगी थी। इस ट्राइब का एक राजा था, उसका नाम था गंधार, और उसने अपने नाम पे ही अपने इस रीजन का एक नाम रखा था। और इनफैक्ट आज भी अफगानिस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, उस शहर का जो नाम है वो इस राजा के नाम से ही मिलता जुलता है। अगर आपको पता चल गया कि मैं अफगानिस्तान के कौन से शहर की बात कर रहा हूं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इन हारी हुई ट्राइब्स में एक और ट्राइब थी जिनको पुरु कहा जाता है। ये जो 10 ट्राइब्स थी उसमें पुरु सबसे बड़ी ट्राइब थी और ये ट्राइब इस रीजन में बहुत देर तक एक्टिव थी। और ऐसा माना जाता है कि बहुत सालों के बाद जब अलेक्जेंडर भारत के बाउंड्रीज पे आया तब इसी ट्राइब के एक वंशज राजा पुरु, जिसको इंग्लिश में किंग पोरस कहा जाता है, उन्हीं के साथ फिर अलेक्जेंडर की लड़ाई हुई थी जिसको हम बैटल ऑफ झेलम कहते हैं। ये लड़ाई हुई थी साल 326 बीसी में और ये भारत के इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण और साथ ही साथ बहुत ही कंट्रोवर्शियल लड़ाई है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि कंफर्म नहीं पता कि जीत किसकी हुई थी, अलेक्जेंडर की जीत हुई थी कि राजा पोरस। बाकी जो हारी हुई ट्राइब्स थी उसमें एक और ट्राइब थी पख्ता नाम की, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये यहां से नॉर्थ की तरफ माइग्रेट कर गए और इसीलिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो पख्तून लोग होते हैं, पाश्तून लोग, वो भी इनके ही वंशज हैं। तो अगर ये सारी बातें, जितनी भी थ्योरीज हैं, अगर ये सच हैं तो आप सोच के देखिए कि भारत के एरिया से कितनी सारी ट्राइब्स निकली हैं, कहां कहां लोग पहुंच गए। और इसीलिए भारत के बहुत सारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि भारत की जो प्राचीन सभ्यता है वहां से निकल के बहुत दूर दूर तक दुनिया में लोग पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।